वेलकम टू इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे आईआईटी जैम की पीवाई की क्वेश्चंस जो कि इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन से पूछे गए हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब जो हमारा रिफॉर्म्स के साथ आना शुरू हुआ था। अब रिफॉर्म्स में आपको पिछली क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि हमने जो रिफॉर्म्स किए थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें बस आप ध्यान दोगे जब एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, पहले हम लाइसेंस देते थे प्री रिफॉर्म पीरियड में कि ये आप ये चीजें प्रोड्यूस करोगे, इतनी क्वांटिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हो, इतने टाइम ड्यूरेशन तक प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये हमारा एबोलिश कर दिया गया था, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइवेटाइजेशन आपको डायरेक्टली दिख रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंडस्ट्रीज जो हो रही थी उस समय बहुत डोमिनेंट हुआ करती थी प्री रिफॉर्म पीरियड में, लेकिन विथ द रिफॉर्म्स दैट वाज ब्रॉट इन 1991 वहां पे प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया हमने, प्राइवेट प्लेयर्स को हमने सेल करना शुरू कर दिया शेयर्स को। इससे क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स को लगा कि नहीं अब हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो इंटर करने लगे। थर्ड इज रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, इसको अभी होल्ड करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन बचे। थर्ड इज रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड। अब बताओ फॉरेन ट्रेड पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ होगा? तो ये भी हमारा रिस्ट्रिक्शन को हमने रिमूव कर दिया, जैसे कि हमने टैरिफ्स को कम कर दिया, कोटा वगैरह रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए। तो यानी कि फर्स्ट केस किसका है, लिबरलाइजेशन का, सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन का, थर्ड है ग्लोबलाइजेशन का। तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप तीनों पेपर क्लियर है तो चौथा स्टेटमेंट आपको इसका आंसर मिल जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। किसी भी एंगल से सोचो यार, इकोनॉमिक का जो पॉलिसी होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रिफॉर्म टाइप का है। अब रिफॉर्म करेंगे और हम फॉरेन टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट पे रोक लगाएंगे, ऐसा कौन सी सरकार करती है? ये तो आप बेसिक लॉजिक से भी लगा सकते हो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हम रिफॉर्म के टाइम पे तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। यानी कि आपका जो आंसर्स होंगे कौन से होंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a possible reason for underestimation of the official poverty ratio in India? पॉवर्टी एस्टिमेशन का आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी अलग अलग कमिटीज थी जिसमें अलग अलग कहने का मतलब एक अलग कमिटी भी हुआ करती थी। तो इन कमिटीज से बोला गया है कि हमारा जो एक्चुअल पॉवर्टी था वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था इन एस्टिमेट से, यानी कि जो कमिटीज एस्टिमेट करती थी उनसे ट्रू पिक्चर जो इंडियन इकोनॉमी का था गरीबी के बारे में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो एक इसका रीजन क्या है, इसका पॉसिबल रीजन क्या है, ये स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज चेंजेस इन द वर्ल्ड बैंक्स डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट इज चेंजेस इन द वर्ल्ड बैंक्स डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर मान लो डेफिनेशन चेंज हो जाएगा तो डेफिनेशन चेंज हो जाने से एस्टिमेशन में अंडर एस्टिमेट क्यों होगा? आपका एस्टिमेशन का पैरामीटर चेंज होगा तो उसके प्रोपोर्शन में ही चेंज होगा ना, तो अंडर एस्टिमेट तो हम कर नहीं पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड इज price indices used in the official poverty estimation may not be adequately capturing the actual increase in the cost of living over the years। कहने का मतलब अगर प्राइस इंडेक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो प्राइस इंडेक्स ऑफिशियल एस्टिमेशन में जो यूज किया गया है वो हमारा एक्चुअल में जो मार्केट में जो लोग खरीद रहे हैं, जो इंडिया का पॉपुलेशन खरीद रही है, उसको ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। कौन सा ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? सपोज मार्केट का जो प्राइस इंडेक्स है वो प्राइस इंडेक्स अगर हमारे एस्टिमेट करने वाली कमिटी के प्राइस इंडेक्स से वेरी करता है तो क्या ये हकीकत में ये रीजन था? ये हमें चेक करना है। इसको होल्ड करते हैं।
Option C is existence of identical poverty lines for all the states and union territories. अगर आइडेंटिकल कर देंगे तो ओवरऑल इंडिया में तो ऑन एवरेज बराबर होना चाहिए, कुछ स्टेट्स का ज्यादा होगा, कुछ स्टेट्स का कम होगा, एंड सेम गोज फॉर द लास्ट लॉजिक, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि आइडेंटिकल पॉवर्टी लाइन्स यहाँ पे रूरल और अर्बन कर दिया। यानी कि अगर मान लो रूरल के लिए ज्यादा कहते तो अर्बन के लिए कम होता, या अर्बन के लिए ज्यादा करते तो रूरल के लिए कम होता। कहने का मतलब नेट पे इंडिया का प्रोपोर्शनली सेम ही होता, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। सो थर्ड ऑप्शन इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि अगर मान लो जो कमेटी फॉर्म होती थी वो कमेटी तो कुछ समय लगी एस्टिमेट करने में, कुछ उनका प्रोसीजर होगा, कुछ मीटिंग्स होंगे, कुछ रिकमेंडेशंस होंगे, उन रिकमेंडेशंस पे आप एक्ट करेंगे, प्लस उनका जो सर्वे होगा वो सर्वे वेरी कर सकता है। और आप भी जानते हो कि हर डे हर मोमेंट पे रियल प्राइसिंग मैकेनिज्म वर्क करती है मार्केट में। तो ऐसे सिनारियों में जब प्राइस चेंज होगा बार बार, दैट मीन्स कोई भी अगर इनिशियल फेज पे जो प्राइस अगर एक कमिटी ले रही है तो ट्रू पिक्चर मार्केट में आज से 2 महीने बाद होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और जनरली जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स होते थे, जब गवर्नमेंट की कमेटी होगी तो रिलेटिवली क्या होगा, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स देंगे। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स मतलब कोशिश करेंगे कि प्राइस इंडेक्स जो कि नियर अबाउट कम ही रहे, जितना कम वो एस्टिमेट कर सकते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही करेंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which one of the following committee is not associated with financial sector reforms? Is not associated with financial sector reforms in India? अब इसमें आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, तो आप सीधा से गेस कर सकते हो। अब इसमें तो कोई फाइनेंस वाला बात ही नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो आपके लिए सीधा साधा आंसर यही होना चाहिए। और एक किसने लाया था? उर्जित पटेल कमेटी में, ठीक है। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। रघुराम राजन कमेटी, रघुराम राजन कमेटी जो आया था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि 2008 की क्राइसिस के बाद बहुत सारे बैंक्स के एनपीएज हाई होने लगे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हाई होने लगे थे, और उनके हेल्थ यानी बैंक की हेल्थ खराब होने लगी थी। रघुराम राजन उस समय गवर्नर थे, तो रघुराम राजन ने देखा कि बैंक्स ने बैलेंस शीट अपने बहुत बचाकर, मतलब ऐसे छिपा रही है कि उनके साथ उनका फिस्कल हेल्थ बहुत सही है। प्लस उन्होंने ये भी देखा कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स भी हो रहे हैं, तो उन्होंने जो कमिटी बनाई उसमें जो उनके कमिटी का रिकमेंडेशन आया वो आया कि बैंक्स को रिफॉर्म कैसे करेंगे। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर की जगह बैंकिंग रिफॉर्म की बात करते तो रघुराम राजन कमेटी सही होता। नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट 1991, फिर से वही जो 1991 में जो रिफॉर्म आया वो भी बैंकिंग रिफॉर्म था, 1991 का बैंकिंग रिफॉर्म। फिर उसके बाद नरसिम्हम कमेटी 2 भी आता है 1998 में। अगर आप आरबीआई डीईपीआर आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर की बात करते हैं, एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि नरसिम्हम जो थे वो भी डीईपीआर के ही ऑफिसर थे। थर्ड इज तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी जो 1997 में आया था, तारापुर कमेटी क्या बोलती है कि तारापुर कमेटी आया था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का लेकर, उस पर डिस्कशन चल रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए। फिर उसमें बात आया कि इंडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड, इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर उसको मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद एक रिकमेंडेशन था तारापुर कमेटी का कि उसके बाद आना चाहिए। सो that is also not related to financial sector reforms, that is related to external sector reforms. Getting my point? So the correct answer is Urjit Patel committee for this question. So coming to the next question is which one of the following statements is not correct regarding changes in the occupational structure of the workforce between 1951 and 1991 in India. अब 2 टाइम पीरियड की बात करेंगे, 1951 1991। 1951 एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट
हमारा कंट्री हुआ करता था, उस समय अराउंड 80% लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। दैट मीन्स कल्टीवेटर उस समय कितने थे, 80% के आसपास। लेकिन 1991 का डेटा देखोगे तो अराउंड 65% थे। तो टेक्निकली कल्टीवेटर्स का नंबर डिक्लाइन कर गया। तो डिक्लाइन कर गया तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। आपका आंसर पहला ही स्टेटमेंट में मिल गया। लेकिन बाकी चीजों की बात कर लेते हैं। सर्विसेज सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज आजादी के बाद से हम फोकस करने लगे। तो जो भी लोग थे एग्रीकल्चर में काम करने वाले, वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर में जाने लगे, शहर की तरफ जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑक्यूपेशन का परसेंटेज इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो गया। कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर हैज इंक्रीज्ड। फार्मर्स थे, जो भी मार्जिनल फार्मर्स थे वो ज्यादा संख्या में होने लगे। अब मार्जिनल फार्मर्स होने लगे, क्यों? क्योंकि जमीन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा, लैंड्स का फ्रेगमेंटेशन होने लगेगा, हमारी तेजी से राइज कर रहा है पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करेगा। दैट मीन्स लैंड का फ्रेगमेंटेशन होगा। लैंड का फ्रेगमेंटेशन होगा तो बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स थे वो अब नियर एक लैंड लेवलर की तरह काम करेंगे। जब लेबरर की तरह काम करेंगे, एग्रीकल्चर लेबरर की तरह काम करेंगे, तो उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज प्रोपोर्शन ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन द टर्शियरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड। ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर इन द सेंस सर्विसेज सेक्टर, जो कि हम कहानी की अभी बातें कर रहे हैं। ऑप्शन डी, प्रोपोर्शन ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर हैज डिक्रीज्ड। आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर प्लस माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइमरी सेक्टर की बात है। तो आपको मैंने डेटा दे दिया प्राइमरी सेक्टर का, जब प्राइमरी सेक्टर का जब डिक्लाइन ही किया है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो रही है। आपको ही पता होगा प्लानिंग कमीशन हमारा देखरेख किया करता था। जब हमारा 1951 से हम प्लान करना शुरू किए थे, 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था इंस्पायर्ड बाय रशिया। अगर आपसे पूछा जाए प्लानिंग, जो हमारा प्लानिंग पीरियड था उसमें हमारा 5 ईयर प्लान किस कंट्री से इनहेरिट किया गया था, तो आप क्या बताओगे? रसिया। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर द सेकेंड 5 ईयर प्लान, इन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर द सेकेंड 5 ईयर प्लान अ हाई प्रायोरिटी वाज अकॉर्डेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हेवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ओवर लाइट इंडस्ट्रीज। ये बात हो रही है महालनोबिस मॉडल की। महालनोबिस मॉडल जो था सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगा था, फोकसिंग ऑन हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो दैट मीन्स ए आंसर करेक्ट है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। कमिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, द सेक्टोरल एलोकेशन टू इंडस्ट्री वाज द हाईएस्ट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोड-डोमार मॉडल। हैरोड-डोमार मॉडल में क्या था, एग्रीकल्चर पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस किया। जब एग्रीकल्चर पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस करेगा, कैनाल डेवलपमेंट फोकस करेगा, तो इंडस्ट्री का शेयर हाईएस्ट कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन ए स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज प्लान हॉलीडे फॉर 3 years वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान 1951 to 56, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 66। ये दोनों तो बहुत अच्छा गया। थर्ड में क्या होता है? अच्छा नहीं जाता है। 1962 में चाइना से वार होता है, 1964 में हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, नेहरू जी की, फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है। तो ये बैक टू बैक हम सेटबैक्स देख रहे थे। 1965 में हमारा पाकिस्तान से वार होता है। इसी बीच में 1964 से 1966 में हमारा मॉनसून भी फेवरेबल नहीं था।
उस समय तो हमारे पास इरिगेट करने के साधन भी नहीं थे। जब इरिगेट करने के साधन नहीं थे तो एग्रीकल्चर भी हमारा अच्छे से काम नहीं किया, एग्रीकल्चर ने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं किया। तो उसके बाद हमारा प्लानिंग का जो जो रोल हम टारगेट किए थे थर्ड 5 ईयर प्लान में, वो सक्सेस नहीं किया। जब थर्ड 5 ईयर प्लान में हम फेल कर गए तो हमने सोचा हम अभी एक टफ फेज से गुजर रहे हैं, तो टफ फेज से गुजर रहे हैं तो उस समय के पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया जो होगा हमारा प्लानिंग पीरियड की जो होगी एक तरह से प्लान हॉलीडे टाइप का होगा, एक छोटा सा प्लान होगा, नॉट एज बेस्ड ऑन 5 ईयर प्लान टाइप आइडिया। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ, ये हकीकत में करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 5-year plan periods the average incremental capital output ratio did not exceed 10%। यहां पे ध्यान देना, दो तीन चीजें इस स्टेटमेंट से समझने वाली बात है, इसलिए मैंने पॉज किया था। फर्स्ट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, उसमें भी इंक्रीमेंटल वर्ड यूज किया जा रहा है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, K upon Y is your output capital output ratio, Y upon K is output capital ratio, while K upon Y is capital output ratio। अब इसी में अगर मान लो डेल्टा K बाई डेल्टा Y करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि एक यूनिट आपको आउटपुट इंक्रीज करना है, एक यूनिट आपको आउटपुट इंक्रीज करना है, तो आप कैपिटल कितना लगा रहे हो, अगर वो रेशियो आपको पता चल जाए तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब आप मान लो ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, अगर ये मान लो हाई है, दैट मीन्स टू इंक्रीज योर आउटपुट बाय 1 यूनिट यू नीड हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब ज्यादा कैपिटल चाहिए तो हम तो इनएफिशिएंट हो गए। दैट मीन्स अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो जब रहेगा, दैट मीन्स यू आर इनएफिशिएंट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो लो हो गया, दैट मीन्स यू आर गेटिंग मोर इफिशिएंट। गेटिंग माई पॉइंट? कमिंग टू द नेक्स्ट, अब इसमें बात हो रही है डिड नॉट एक्सीड 10%। अब हम जब इंप्रूव करने लगे अपने टेक्नोलॉजी पे, बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज के साथ से आने से हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लगा, हम फॉरेन कंट्री से भी कुछ इंपोर्ट करने लगे और एक्सपोर्ट करने से भी, एक्सपोर्ट तो हमारा नेग्लिजिबल हुआ करता था, लेकिन कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स बनते गए और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर्स होते गए, हम इफिशिएंट होते गए, compete करने लगे, तो धीरे धीरे हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो सब्सिक्वेंट ईयर्स में कम होता चला गया। दैट मीन्स वी स्टार्टेड गेटिंग बेटर। आप जानकर ताजुब होंगे कि 1991 तक भी हमने अराउंड 4-5 के आसपास इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट को टच कर लिया था। अब यहां पे डिड नॉट एक्सीड 10% इन ईच ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, डिड नॉट एक्सीड 10%। बात सही होता अगर ईच की बात नहीं होती, तो ईच की बात हुई है तो स्टार्टिंग में तो हम इतना इंप्रूव नहीं कर सकते थे, इतना तो हमारी अच्छी हालत थी नहीं, तो कुछ पीरियड्स में हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 10% से ज्यादा था इनिशियल पीरियड में। क्यों? क्योंकि हम इतने एफिशिएंट नहीं थे। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। So coming to the next question 6, which of the following statements is or are correct about the Indian economy during the colonial period? अब colonial period की जो हमने स्ट्रक्चरिंग पढ़ रखी है पिछले वीडियो में, उस पे बातें करेंगे। The average annual growth of per capita income was lower during the period 1920-25 to 1947 than the period 1865 to 1920-25। अब चीजों को समझो, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में 1914 से जो 1919 वाला केस है, वर्ल्ड वार वन होगा, दैट मीन्स इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा।
अब जब वार खत्म होगा तो रिकंस्ट्रक्शन फेज चलेगा, रिकंस्ट्रक्शन फेज चलेगा तो हमारी इकोनॉमी उस समय भी तो लचर रहेगी, जब लचर रहेगी तो हमारा इकोनॉमी का हालत खराब होगी। इसके बाद आपको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पता होगा, जब ग्रेट डिप्रेशन का फेज आया तो भी जो सारे ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा वो भी कम होगा। फिर आपका वर्ल्ड वार 2 आता है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको लगेगा इकोनॉमी की हालत तो खराब होनी चाहिए। साथ में हम लोग जो एक्सप्लॉयटेशन के तरीके देख रहे थे, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज को इस फेवर में लाया था ताकि वो जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयट कर पाए इंडिया को, उतना ज्यादा कर रहे थे। जरा सोचिए, ब्रिटेन वाले हर जगह लड़ाई कर रहे हैं, हर जगह अपनी कॉलोनीज बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे? जो उनके जो बोला जाता था जेवल इन द क्राउन, इंडिया को, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का के जो क्राउन में जो जेवल था वो इंडिया था। तो सोचिए इंडिया को कितनी लूटी गई होगी। जो उनके वार्स को फंड करता था इंडिया, इसलिए जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे। फिर लास्ट में जब वो छोड़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि जितनी बची खुची चीजें हैं वो भी लेकर चले जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की हालत इस फेज से और ज्यादा बदतर हो गई थी इस फेज में। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। Coming to the next statement, the colonial administration generated a large amount of revenue from peasants by raising the land revenue. यही तो परमानेंट सेटलमेंट वाली कहानी थी। सेम जब एक्सपेंशन करने लगे तो महलवारी में भी देखने लगे, रैयतवारी में भी देखने लगे। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेंड करने के लिए या एक्सप्लॉइट करने के लिए या उनके पर्सनल फायदे के लिए भी हमें इंडिया से ही हमारे इंडिया से ही पैसे वो लेना शुरू किए टैक्स के नाम पे। और यही वाला केस क्या हुआ कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सारा का सारा एक्सप्लॉइटेशन किससे कर रहा था? पीजेंट से कर रहा था। याद रखें, द चंपारण रिवोल्ट क्यों? इंडिगो का रिवोल्ट। इस तरह से क्यों? क्योंकि एक तो कंपलसरी करोगे, खेड़ा सत्याग्रह के भी बारे में बात करो, खेड़ा सत्याग्रह भी इन्हीं सब कारणों से हुआ था, उनके एक्सप्लॉयटेशन से ही हुआ था। तो ये पीजेंट्री क्लास के एक्सप्लॉयटेशन पे कहानियां हैं एक तरह से समझो तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन, the British brought capital from England for the construction of railways and passed on the burden of interest on it to the Indian taxpayers। मतलब गारंटी सिस्टम जो बातें कर रहे थे हम, रेलवे की जो गारंटी सिस्टम थी, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वुड इन्वेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, और ये जो डेवलपमेंट होगा उनके फायदे के लिए उनके कमोडिटीज को, यानी कि चिप रॉ मटेरियल इंडिया के रिमोट प्लेस से उठाकर ले जाएंगे कहाँ? शिप जहाँ पे लगेगा यानी पोर्ट्स पे, और वहाँ से वो ले जाएंगे ब्रिटेन, मैनचेस्टर। वहाँ पे मैनचेस्टर पे ले जाने के बाद वो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर करेंगे, फिनिश्ड गुड लाएंगे, मशीन मेड फिनिश्ड गुड, और मशीन मेड फिनिश्ड गुड फिर से इंडिया में लाकर पोर्ट के थ्रू और रेलवेज के थ्रू लाकर मार्केट में लोगों को सेल करेंगे। तो ये रेलवे का डेवलपमेंट पे कहानी हो गई। अब इसमें जो हमने गारंटी सिस्टम पढ़ा था तो यही वाली कहानी है। गारंटी सिस्टम का मतलब रेलवेज को जो फायदा होना था, रेलवे से फायदा इंडिया वालों को होना था, लेकिन फायदा उठा रहे थे वो अपने अकॉर्डिंग गुड्स का ट्रेवल करा रहे हैं, और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पैसे नहीं दे रहे हैं रेलवे के रिवेन्यू से। पैसे कहाँ से दे रहे हैं? टैक्स कलेक्ट करके। तो सोचिए ये कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का तरीका हुआ करता था। Fourth statement is Dadabhai Naoroji's estimates of the drain of wealth from India to England included, among other things, the home charges। अब आप जानकर ताजुब होंगे होम चार्जेस के बारे में। होम चार्जेस ब्रिटेन वाले इसलिए लेते थे क्योंकि वो हमें रूल कर रहे हैं, ठीक। तो दादाभाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में बताया था अलग अलग तरीके से कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। उसमें फाइनेंशियल ड्रेन ऑफ वेल्थ था, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ था, उसके बाद कॉमर्शियल ड्रेन ऑफ वेल्थ था। तो इन सारी कहानियों पे आप फिर से आगे पढ़ेंगे अगर हमारी मुलाकात फिर होती है तो इस क्वेश्चन में चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट थे। तो हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ जाए जिसमें कि सारे के सारे ऑप्शंस आपके सही हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following deficits indicates the true current fiscal position of the Indian economy. इसके लिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे जो करंट गवर्नमेंट होती है वो पिछले गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि ये जो करंट में जो डेफिसिट मैं फेस कर रही हूँ, ये सरकार जो फेस कर रही है, ये हमारा नहीं है, ये किसी और का किया हुआ है, उन्होंने लोन ले रखा था। कहने का मतलब पापा ने जो कर्ज लिया था वो बेटा चुका रहा। समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब है कि यानी कि अगर इस तरह का अगर डिबेट होता है, दैट मीन्स कि जो आपका अभी का रिवेन्यू डेफिसिट है वो आपके आज खुद की नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, कितना खा रहे हो। ये बताता है कि आपके पिछले जनरेशन ने कितनी खा चुकी है। कहने का मतलब यहां पे हम डिफरेंस की बात करेंगे, कौन सा ट्रू पिक्चर देना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट में आपको टोटल बजटरी एलोकेशन जो है, उस बजट में जब आप कुछ रेवेन्यू का एस्टिमेशन लगाते हो तो आपको जो टोटल रिसीट्स मिले और टोटल आपने जो एक्सपेंडिचर किया, तो एक्सपेंडिचर और रिसीट का जो डिफरेंस आया वही आपका होगा रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सपेंडिचर और इसका रिसीट का, ठीक है, अदर देन बोरोइंग क्यों नहीं? क्योंकि बोरोइंग ले ही लोगे, वही तो आपको जरूरत थी। यानी कि कहने का मतलब अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है 100 रुपीज और आपकी इनकम है 60 रुपीज, तो ये आपका डेफिसिट हो गया। इसी तरह सरकार ने पूरे साल 100 लाख करोड़, ऐसे समझो 45 लाख करोड़ रुपीस, 45 लाख करोड़ रुपीस अगर सरकार ने एक्सपेंडिचर किया, एस्टिमेट किया, और रुपीस 39 लाख करोड़ मान लो उसको रिसीट मिला एक साल में, तो जो 6 लाख करोड़ रुपए बच गए, ये 6 लाख करोड़ जो है आपका रिवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। और ये रिवेन्यू डेफिसिट कैसे फुलफिल करोगे? या तो अपने घर के गहने बेचोगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके, प्राइवेटाइजेशन करके, या बोरोइंग्स करके। समझ रहे हो? दैट इज द केस ऑफ, ये जो पॉइंट है ये रिवेन्यू डेफिसिट को बताता है। कैपिटल डेफिसिट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स इज कॉल्ड कैपिटल डेफिसिट। उसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट में करंट अकाउंट का जो रिवेन्यू, करंट अकाउंट का जो रिसीट होगा वहीं उसी में से अगर आप करंट अकाउंट का एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो दैट वुड बी करंट अकाउंट डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट में से रेवेन्यू डेफिसिट जो है, इसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हो तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपको 6 लाख करोड़ लेने पड़े, और ये 6 लाख करोड़ इसलिए लेने पड़े क्योंकि आपको 4 लाख करोड़ रुपए पास्ट लोन्स पे रीपे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट 4 लाख करोड़ इस साल का है, तो ये 4 लाख करोड़ आप माइनस करोगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा आपका 2 लाख करोड़। तो 2 लाख करोड़ जो आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ये आपका अब बताएगा कि ये जो 2 लाख करोड़ रुपए है ये प्राइमरी डेफिसिट बताएगा। दैट मीन्स जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो था वो आपका ओब्लिगेशन नहीं है। जब सोचो, जो स्टार्टिंग में हम कहानी बात कर रहे थे, आपने कितना कमाया कितना खाया, ये इंटरेस्ट पेमेंट तो पिछले वालों के तौर पे, पिछले वालों के कारण हो रहा है। जब पिछले वालों के लिए गए लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट आपको देना पड़ रहा है, अगर उसको माइनस कर दें तो आपकी ट्रू पिक्चर निकल जाएगी। सेम उसी तरह इंडियन इकोनॉमी के केस में, तो ट्रू करेंट fiscal position of Indian economy can be reflected from primary deficit। याद रखिएगा, हमेशा आप गलती कर सकते हो रेवेन्यू डेफिसिट से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रू पिक्चर प्राइमरी डेफिसिट देता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना चाहिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। किस पे प्लानिंग पे बात हुई है? सेकेंड 5 ईयर प्लान, महालनोबिस मॉडल, कौन सा
बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। कहाँ है बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज? यहाँ पे, यानी कि ए के साथ कौन होगा? थर्ड। सेकेंड बी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। पेज देखिए 69 to 74, 69 to 74। कहानी याद रखिए, उस समय इंदिरा गांधी इतनी मजबूत नहीं थी। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला जाता था स्टार्टिंग के फेज में। अब इस समय जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आएगा, प्लान हॉलीडे के बाद, तो इस समय हमारा पॉपुलेशन आजादी के बाद से तेजी से बढ़ रहा है। अब आजादी के बाद तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। तो क्या बोलोगे? जिनकी आबादी बढ़ रही है वही कारण है। कहने का मतलब, जो भी आपके इकोनॉमी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, आपका पॉपुलेशन ज्यादा है। कहने का मतलब सबका ब्लेम डाल दो पॉपुलेशन पे। तो ये जो क्राइसिस वाला फेज था, फिर से वही कहानी जैसा आज आप फील कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ी? फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स की। तो बी के लिए ऑप्शन कौन सा आएगा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की जरूरत। ठीक है, तो बी के लिए ऑप्शन 4। ऑप्शन जो सी है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 to 79। याद रखें, इंदिरा गांधी फिर से इलेक्ट होगी। इंदिरा गांधी फिर से इलेक्ट होगी तो यहां पे अब क्या हो रहा है? कांग्रेस में उस समय झगड़े हो जाते हैं। कांग्रेस में झगड़े हो जाने के बाद फिर इंदिरा गांधी पूरा कंट्रोल करती है पार्टी को। इंदिरा गांधी जब पूरा पार्टी कंट्रोल करेगी तो अपने अकॉर्डिंग चलाएगी, अपने अकॉर्डिंग चलाएगी। तो मैंने कल एक बताया था गरीबी हटाओ योजना। गरीबी हटाओ योजना की जब बात करोगे तो कौन सा होगा? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो सी के लिए ऑप्शन 2। याद रखना, गरीबी हटाओ। और उस समय जो ब्रिटेन, सॉरी, जो उस समय यूएस जो होता था बहुत ताकतवर था। तो यूएस के कुछ कमेंट्स आए थे और वो कमेंट्स बहुत डेरोगेटरी होते थे इंडिया के लिए, इंडिया के लीडर्स के लिए, से प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इंदिरा गांधी ने इसलिए ये अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस की बात कही थी। कमिंग टू द डी पार्ट, 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान फेमस है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ये हमेशा याद रखना। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स में है, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो the option is D. Coming to the next question, which of the following is not related to structural adjustment programs implemented in India after 1991? Structural adjustment programs मतलब वही structural reform, structural reform मतलब LPG reform से related। तो फर्स्ट इज डीरेगुलेशन। जब भी डीरेगुलेशन की बात करेंगे इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो ये तो सही होना चाहिए। तो दिस इज अ करेक्ट। सेकेंड इज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। जब ट्रेड पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो ये तो हम फ्री ट्रेड पे बात ही नहीं कर रहे, यानी कि हम लिमिट कर दे रहे हैं ट्रेड को। जब ट्रेड को हम लिमिट कर देंगे तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ हुआ? तो ये ऑप्शन, एक स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है। फिस्कल ऑस्टेरिटी। फिस्कल ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कि फिस्कल पोजीशंस को मजबूत करना है। कहने का मतलब फिस्कल डेफिसिट अगर आपकी ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है। क्यों? आईएमएफ से लोन लिए हो ना, तो तुम्हें तो लोन चुकाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ तो रास्ते ढूंढो, पैसे कमाओ। नहीं कमाओगे तो तुम्हें कौन देगा पैसे? तुम लोन भी लेने के लायक नहीं रहोगे। तो इसी कारण से आपकी फिस्कल स्ट्रेंथनिंग करनी थी। जब फिस्कल स्ट्रेंथनिंग करनी थी तो फिस्कल डिसिप्लिन लाना था। याद रखिए, वेज एंड मीन्स एडवांसेस 1997। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज। जब गवर्नमेंट को फिस्कल टाइटनिंग करनी है, जब डेफिसिट को कम करना है, तो क्या होगा? जो सब्सिडीज होंगी उसका रेशनलाइजेशन करना शुरू करेंगे। जब रेशनलाइजेशन करना शुरू करेंगे तो कुछ जगह सब्सिडीज को कम करेंगे। तो इसलिए नट है, दैट मीन्स ऑप्शन B is the. So coming to the next question, which of the following measures was announced by the government of India in the year 1994? I would say this question more tricky or more difficult for you क्योंकि यहाँ पे ईयर का पूछा है। ग्रेजुएशन में इतना टफ होगा। इसमें
लेकिन कुछ, अब इस पे जब इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे तो आप दिमाग लगाओगे कैसे। आप सोचो, इंडिया बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी है। अभी जब कोविड था तो उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा इधर से उधर हुआ, दैट मीन्स कैपिटल का फ्लाइट हुआ। दैट मीन्स शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में जो इन्वेस्ट कर रखे थे फॉरेनर्स हमारे यहाँ, उनके कैपिटल वो वापस लेने लगे यूएस वगैरह। तो यूएस के इन्वेस्टर जब पैसे वापस लेने लगे तो इंडिया के पास तो क्राइसिस आना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में, लेकिन हमारा फर्क नहीं पड़ा। क्राइसिस कब आता, जब हम फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट पे होते तो तुरंत जो कैपिटल फ्लाइट होता उसका एक्सचेंज रेट में चेंज बताता। और हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रक्चरली मजबूत नहीं है। बैंकिंग अब हो चुका है काफी ज्यादा, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरा रीजन एक भी है, ये भी है, सेबी को इतना मजबूती भी नहीं मिली, इतनी पावर नहीं मिली जितनी दूसरे रेगुलेटर आरबीआई को मिलनी पड़ी हुई है। तो ये जब हमारा कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल है ही नहीं तो 94 में कहां से होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट हुआ तो यही था, बस रट जाओ। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट क्यों, डब्ल्यूटीओ वगैरह की बातें चल रही थी। अब ट्रेड करोगे विदेशियों के साथ तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे लेन देन तो करने पड़ेंगे। अब लेन देन करोगे डेली के डेली, दैट मीन्स पैसे को, अब आज इंडिया के लोग हैं एक बिजनेस क्लास, रसिया के लोगों को कुछ सेल किया है और उसके बाद उसके पैसे तो इंडियन रुपी में हो ही नहीं पा रहे, अपने वर्कर्स को पे नहीं कर पा रहा, अपने इनपुट्स वालों को पे नहीं कर पा रहा। जब नहीं पे कर पाएगा तो दिक्कत तो होगी। इसीलिए हमने उस समय फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट लाया था, याद रखिएगा। तो यही आंसर होना चाहिए 1994 का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नरसिम्हम कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कब हुआ था, 1991। नरसिम्हम 1 1991, नरसिम्हम 2 1998। याद रखने वाली चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आबिद हुसैन कमेटी ऑन ट्रेड पॉलिसीज, आबिद हुसैन कमेटी आया था 1984 में। ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम का, इसको स्किप कर सकते हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, टोटल 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 4 साल में आईआईटी में। हमने 10 डिस्कस कर लिए, 17 भी डिस्कस कर लेंगे। आपका 2 को एग्जाम है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मैं आज थैंक यू बोलना चाहूँगा स्लाइड्स प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम के अंजलि को, जो इन्होंने बहुत अच्छे स्लाइड्स बनाए हैं ताकि आपको ये सुविधा मिल पाए, ताकि आप सही से क्वेश्चंस को एक साथ देख पाएँ, आंसर्स को समझ पाएँ, उससे रिलेटेड रिलेवेंट जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको एग्जाम में आप याद रखेंगे। जो बच्चे आईआईटी जैम को देने जा रहे हैं 2 को, उनको ऑल द बेस्ट। इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग एग्जाम के पहले आपका अपलोड कर देंगे, उसको भी आप जाइए देखिए एक बार, और कोशिश कीजिए लिंक करने का। एग्जाम में आइडल नहीं बैठना है, ये नहीं सोचना है कि ये मैंने नहीं पढ़ा मुझे नहीं आता। आपको दिमाग लगाना है, सोचना है कि कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या रही होगी उस समय इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकर्स क्या क्या सोच रहे होंगे। जब ये इतना सोच पाओगे तो आप अपने क्वेश्चन के सही आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा काफी लॉजिकल क्वेश्चंस थे, तो अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।